अच्छा बेटा, हमने आज ये जो ऑनलाइन क्लास प्लान की है वेदर की वजह से, तो इसमें हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि आपकी जो गर्ल्स की क्लास है उसमें मेटलर्जी ऑफ कॉपर कंटिन्यूड था, और ऐसे ही बॉयज़ की क्लास में अ, उससे थोड़ा पहले तक हुआ था। तो ऑनलाइन क्लास में हम एक अलग जो है वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और वो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और अगर हमें कभी इस तरह से मौका मिल गया तो हम ऑनलाइन क्लास में ही इसको कवर भी कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि चैप्टर 11, 12 और 13, इन चैप्टर्स में कोई ऐसा समझने वाला खास मामला है नहीं, तो इन्हें हमें वैसे भी जल्दी जल्दी कवर अप करना होता है। तो चैप्टर 12, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, बेटा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो काम है हम इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगे। बस अभी आप लोग इसको समझने में फोकस करें। अब देखिए बेटा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इट। अब देखो बेटा, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अराउंड जो फिजिकल कंडीशंस प्रेजेंट हैं उसे कहा जाता है एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन और ह्यूमन एक्टिविटीज से उस एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, और फिर एनवायरनमेंट उससे कैसे रिएक्ट करता है, इस सब की स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। और बेटा, मॉडर्न स्टडीज में एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट में कई तरह की चेंजेस हो रही हैं, है भाई। जैसे कि 17th और 18th सेंचुरी में जब फास्ट पेस ह्यूमन प्रोग्रेस स्टार्ट हुई, जिसने 19th सेंचुरी में और ज़्यादा अपने आप को पेसअप किया, और 20th सेंचुरी जिसे एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, यहाँ से बेसिकली जो है वो नेचर को ख़त्म करके ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल चीज़ों की को बनाने की शुरुआत की। जैसे कि जंगल साफ किए और वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई। ऐसे ही बेटा, एग्रीकल्चरल लैंड ऐसे ही जंगल वगैरह साफ करके प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद कार्बन फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने लगी, कोल बर्निंग, पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल। इस सब से एनवायरनमेंट बहुत शदीद तरह से, ऐसे प्लास्टिक्स की इन्वेंशन, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल, ठीक है बेटा, इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग गया। और इसका इदराक, यानी इसकी रियलाइजेशन इंसानों को मिड ऑफ 20th सेंचुरी तक कुछ खास नहीं हुई। 20th सेंचुरी के मिड के बाद से बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शुरू हो गए। यानी कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत शदीद बारिशें या बिल्कुल ड्रॉट, ऐसे ही फ्लड्स। ऐसी बेटा, पोलर आइस कैप्स, जो पोल्स के ऊपर बर्फ है, उनके मेल्ट होने से रिवर्स के अंदर फ्लो बढ़ा, उससे फ्लडिंग हुई। फिर ज़ाहिर है वो सारा पानी अल्टीमेटली समंदर में जाता है, सी लेवल्स राइज हुए, सुनामीज आने लग गए। तो मिड ऑफ 20th सेंचुरी से ह्यूमंस ने इस चीज़ को रियलाइज करना शुरू किया कि हमने जो पिछले 250-300 सालों में कारनामे किए हैं, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आया है। और उससे जो है इतने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स स्टार्ट हो गए। और अभी अगर हम देखें तो हम सब इस चीज़ को विटनेस करते हैं। जिस तरह के फ्लड्स आजकल आ रहे हैं, रिसेंटली भी जो
फ्लड की सिचुएशन पाकिस्तान में हुई हुई भी है, जितनी एक्सट्रीम रेनफॉल्स हुई हैं, और इसी तरह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। कुछ टाइम पहले सुनामीज आए थे, और इवन जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जिस तरह लास्ट ईयर बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी, एंड इन द रिकॉर्डेड वेदर हिस्ट्री ऑफ कराची, इट इज considered as the July 2024 and November 2024 were the hottest Julys and Novembers ever recorded in the history of Karachi. तो ये जो सारी शदीद तरीन इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, बेटा याद रखिएगा, दुनिया भर में राइट नाउ, दुनिया भर में मैट्रिक की स्टडीज में, इंटर की स्टडीज में इन्वायरमेंटल स्टडीज को ऐड किया जा रहा है, ताकि लोग, जो बच्चे हैं खास तौर पे, वो इस स्टेज से समझना शुरू करें कि भाई अब हम सबको एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए काम करना पड़ेगा। हालांकि अब फिर वही बात है कि हमारे जो सिलेबस है वो बहुत दुनिया भर में पीछे हैं, और हमारे यहाँ अभी भी जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ को ऐड किया गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें जो सेकेंडरी क्लासेस में एनवायरनमेंट के लेयर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और वो सब पढ़ाया जाता है, वो डाला। लेकिन जिस तरह कैम्ब्रिज वगैरह में हम देखते हैं तो वहां पे उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से यूनिट्स ऐड किए हैं, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर बात की जाती है कि भाई किस तरह से एनवायरनमेंट को अब हमें, जो डैमेज हो चुका है उसे किस तरह से रिकवर करने की कोशिश करनी है, और किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है ताकि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रुक सकें। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें तो एनवायरनमेंट की अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली जो है वो गैसेस सराउंडिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बेटा, हमारी अर्थ सरफेस को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, किसने? एनवायरनमेंट ने, एटमॉस्फेयर ने, सॉरी। और ये एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? वो गैसेस जो अर्थ सरफेस को चारों तरफ से सराउंड की हुई है। ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर क्या है? वो गैसेस जो कि अर्थ को चारों तरफ से सराउंड की हुई है। ऐसे बेटा एक और टर्म, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब होता है बेटा सॉइल प्रेजेंट above और बिलो द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर और नीचे सॉइल की जो लेयर्स प्रेजेंट है उसे कहा जाता है लिथोस्फेयर। और ऑब्वियसली बेटा, एनवायरमेंटल स्टडीज में सॉइल की स्टडी भी बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि बेटा जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्लांट्स जितने हमें जमीन से ऊपर नजर आते हैं, उनका अच्छा खासा पार्ट जमीन के अंदर होता है, जिन्हें हम रूट्स ऑफ प्लांट्स कहते हैं। और उसके लिए उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो सॉइल होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उनमें सॉइल भी उनका एटमॉस्फेयर होता है। एक और टर्म होती है बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर इज बेसिकली ऑल द एरिया ऑन अर्थ occupied by living organisms। बेटे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ का जितना पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोस्फेयर। बिकॉज अर्थ पे भी हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। जैसे कि एंटार्क्टिका में, आपको पता होगा, एंटार्क्टिका जो कि सेवेंथ कॉन्टिनेंट है, इट इज डिवॉइड ऑफ लाइफ। वहां पे कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं है। इवन आर्कटिक रीजन में फिर भी पेंगुइन्स वगैरह होती है, बट एंटार्क्टिक रीजन में कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अर्थ पर हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है,
तो अर्थ में जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, वो टोटल एरिया ऑफ अर्थ जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसे हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोस्फीयर। और याद रखिएगा बेटा कि नो लाइफ एग्जिस्ट बियॉन्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाहर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सारी जो लाइफ है, सारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। अब बेटा इसके बाद होता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये बड़ा अहम मौजू है डिस्कस करने के लिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की चार लेयर्स होती हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है बेटा, पहली लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है वो क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर बेसिकली वो लेयर है वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। और बेटा ये सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर्स की हाइट तक है। ठीक बेटा, अर्थ की सरफेस से लेकर अगर आप सरफेस से ऊपर जाना शुरू करें तो 11 किलोमीटर्स की हाइट तक जो है ना, ये पूरी की पूरी क्या है? ट्रोपोस्फेयर। यहीं पे बेटा हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, यहीं पर बादल आते हैं, यहीं पे बारिश होती है, यहीं पे जलजले आते हैं, सब कुछ जो होता है, ऑल द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज the environmental activities like rains, thunderstorms, lightning, earthquakes, ये सब बेटा इसी ट्रोपोस्फेयर के रीजन में होते हैं। इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है आगे, इसको और थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फेयर को। अगली लेयर होती है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 11 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स तक है। अब यानी कि अर्थ की सरफेस से 11 किलोमीटर्स तक ट्रोपोस्फेयर है, फिर 11 से 50 किलोमीटर्स तक जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। बेटा यहां पे एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं। और बड़ी अहम चीज यहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। वही ओजोन लेयर जिसके बारे में हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये हमें अर्थ की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेटोस्फेयर 11 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स है, जहां एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं, और ओजोन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रेजेंट इन सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। तीसरी लेयर होती है बेटा मीजोस्फेयर, जो 50 से लेकर 85 किलोमीटर्स तक है। चौथी लेयर है थर्मोस्फेयर, जो कि 85 किलोमीटर्स ऑनवर्ड्स। वैसे बेटा हमारी बुक में चार ही मेंशन्ड है, लेकिन दीगर बुक्स में एक पांचवी लेयर भी लिखी हुई है एक्सोस्फेयर। मतलब थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर, और उसके बाद बस अर्थ खत्म और हम एंटर हो जाते हैं स्पेस में। ठीक है बेटा, तो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इज ट्रोपोस्फेयर, जो कि सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। तो पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर।
अब जैसे कि आपको पता है बेटा, ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहां ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। इसका मेन कंपोनेंट एयर है, जिसमें आपको पता है 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस और 1% अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक बेटा, तो एयर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इन विच 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन, दैट कंक्लूड्स टू 99%। Remaining 1% comprise of other gases, including carbon dioxide, carbon monoxide, noble gases, oxides of nitrogen, sulfur, etc. Remember beta, यहीं पर as I said, clouds are present, rain and snowfall happens। ऐसे बेटा यहीं पे फ्लड्स, earthquakes, सुनामीज एक्सेट्रा, ये सब भी यहीं पे होता है। अच्छा बेटा, अब ट्रोपोस्फेयर में अहम बात है टेम्परेचर rises as we go above from 15 degree centigrade, which is the average, to minus 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, ट्रोपोस्फेयर में अहम बात यह भी है कि जब हम, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जैसे कराची इज एट सी लेवल, विच इज द बॉटम ऑफ द अर्थ और बॉटम ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाते हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज पे मेंशन होता है कि भाई जैसे बाबूसर टॉप की हाइट जो है वो कुछ 10,800 कुछ फीट है। वो हाइट किससे मेजर की जा रही है? वो हाइट सी लेवल से मेजर की जाती है कि भाई सी लेवल बॉटम है, और सी लेवल से अगर हम ऊपर जाते रहें जाते रहें जाते रहें तो 10,000 फुट की हाइट पर बाबूसर टॉप है। और हम देखते हैं बेटा कि वहां पे कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्फ़ वगैरह पड़ती है। तो याद रखिएगा बेटा कि ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, और एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रोपोस्फेयर में सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाएगा और कम होते होते ये माइनस 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ठीक है बेटा, तो ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ बेसिक्स हैं, याद रखिएगा। अब देखो, मैंने कहा क्या बताया आपको कि ट्रोपोस्फेयर में सब सारा डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि जाहिर है बेटा यहीं पे हम सब रहते हैं, इसी के अंदर पॉल्यूशन होती है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। बेटा 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? जी बेटा बताइएगा, आवाज आ रही है आप लोगों को? और ये भी बताएं कि पहले जैसी आ रही है या कुछ बेहतरी है। चैट में बताइएगा बेटा, पहले जैसी आ रही है या कुछ बेहतर है।
पहले के मुकाबले में नॉइस कम है या वैसा ही है? जल्दी बताइएगा जरा बेटा, टाइम जा रहा है क्लास का। कट नहीं हो रही बट स्लो है, वैसी ही है, वैसी ही है। चलो जी, अब बताएं बेटा, अब कुछ चेंजिंग है, अब भी वैसा ही है? इम्प्रूव हुई है? सही। ठीक है, ठीक। हाँ मेरा माइक्रोफोन इम्प्रूव, ठीक है। हाँ, माइक चेंज किया था असल में, इसलिए पूछ रहे थे। ठीक बता दो। अब ट्रोपोस्फेयर में क्योंकि हम सब प्रेजेंट हैं, सारा इंटरेक्शन ट्रोपोस्फेयर में, क्लाउड्स यहाँ पे हैं, बारिश यहाँ पे होती है, ईच एंड एवरीथिंग हैपेंस हियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सबसे अहम यानी एनवायरमेंटल स्टडीज में जो सबसे बड़ा मसला है और जो सबसे अहम टॉपिक है हमारा, वो पॉल्यूशन का है। और ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी यहीं पे होती है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक। इस चैप्टर के तीन मेन टॉपिक्स है बेटा, एक पॉल्यूशन है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और एक जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन है। यही तीन टॉपिक्स हैं जो कि, और हाँ एक एसिड रेन है। चार टॉपिक्स हैं, यही चार टॉपिक्स असल में लॉन्ग शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नाउ पॉल्यूशन। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन? पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड substances in atmosphere that can have harmful effect on living organisms, non। अच्छा बेटा, मीटिंग जरा डिस्कनेक्ट हुई थी, आपको पता है बारिश की वजह से इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ करता है। अच्छा बेटा, आप जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बुरा इफेक्ट रखते हैं, हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स पे भी, जैसे कि बेटा बिल्डिंग्स पर और मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे। तो ऐसे सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना पॉल्यूशन कहलाता है। और उन अनवांटेड सब्सटेंसेस को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक बेटा, अब वैसे पॉल्यूशन काफी डिटेल टॉपिक है, आपने 10 क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आपको पता है 10 क्लास की केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स थे। एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 था एयर, और दूसरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 था वाटर। तो उसमें आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था और वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे हमारा जो मेन सेकेंड ईयर के अंदर है वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन के बारे में है। और एयर पॉल्यूशन में हम सबसे पहले गैसेस की बात करेंगे। वो गैसेस जो कि पॉल्यूटेंट्स मानी जाती हैं, और इसके अंदर बेटा ऑक्साइड्स ऑफ, आवाज लैग हो रही है बेटा, 1 मिनट रुकिएगा जरा।
अच्छा बेटा, आप देखिएगा, अब जरा इंटरनेट चेंज किया हमने। ठीक बेटा, इसमें जो हमें स्टडी करनी है ना, वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है। ऐसे ही बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ऐसे ही ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऐसे ही बेटा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ओजोन। अब ये बड़ी अहम बात है बेटा कि ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होना ना सिर्फ नॉर्मल है बल्कि अहम है, बिकॉज यू नो कि the ozone present in stratosphere protects us from the harmful ultraviolet radiations present in the sunlight. But you know, ओजोन लेयर का ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होना पॉल्यूटेंट माना जाता है, यानी ओजोन को ट्रोपोस्फेयर में, कह रहा हूं ओजोन को ट्रोपोस्फेयर में क्या माना जाता है, पॉल्यूटेंट। तो ये बड़ी अहम बात है समझने वाली कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो पॉल्यूटेंट नहीं है, बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर का प्रेजेंट होना पॉल्यूशन माना जाता है। तो अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब बेटा कार्बन की दो ऑक्साइड्स होती हैं एनवायरमेंट में। जनरली हम लिखते हैं COX। अब CO के नीचे X लगा दिया बिकॉज X वेरिएबल है। यू नो कार्बन मोनोऑक्साइड में X1 होता है, CO, और कार्बन डाइऑक्साइड में X जो है वो 2 होता है, तो CO2। तो बेटा कार्बन की दो ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। एक है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉल्यूटेंट। इनफैक्ट इसका प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट में लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट होता है, और ऐसी तमाम गैसेस जिनका हीटिंग इफेक्ट होता है उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बारे में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ये ध्यान में रखें कि हीट को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट में कंजर्व करती हैं और इस तरह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी तमाम गैसेस जो जो हीट एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट में रिटेन रखती हैं और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। मैंने एक बात कही कि ये पॉल्यूटेंट नहीं है, इनफैक्ट इसका प्रेजेंट होना इंतहाई जरूरी है। देखो बेटा, सन से अर्थ की जो दूरी है, पहला प्लेनेट कौन आता है सबसे पहले सन के बाद, मतलब जब हमारे 9 प्लैनेट्स हैं तो सन के बाद सबसे पहला प्लेनेट होता है मर्क्यूरी, उसके बाद होता है वीनस। नाउ दीज टू प्लैनेट्स आर क्लोज टू सन and they are so hot that life cannot exist at Mercury and Venus. But when you go beyond, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव है, और जो डिस्टेंस सन और अर्थ का है तो अर्थ का भी एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, जो डिस्टेंस अर्थ और सन का है ना, तो अर्थ का भी एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, नेगेटिव।
ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को रिटेन किया और अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को नेगेटिव से पॉजिटिव किया। जब भी बेटा लाइफ ने सरवाइव किया है। अगर अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर भी नेगेटिव होता, जस्ट लाइक मार्स एंड प्लैनेट्स आफ्टर मार्स, तो बेटा अर्थ के ऊपर भी लाइफ की एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल होती। तो आप सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में होना बड़ा जरूरी है। इसी की वजह से अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, जिससे बेटा लाइफ के एग्जिस्ट होने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। लेकिन बेटा इसका इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो इजाफा हुआ है, ठीक है बेटा, इन इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो इजाफा हुआ है, ठीक है बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ने से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ी है, इसकी वजह से बेटा ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा बढ़े हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप सबने नाम सुना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बुरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में होना बुरा नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में होना तो बड़ा जरूरी है। इसी की वजह से अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल हुआ। लेकिन बेटा हमारी एक्टिविटीज की वजह से, एक्सेसिव फ्यूल बर्निंग की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम, अच्छा अच्छी मजे की बात क्या है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर शामिल किया, लेकिन वो अल्फाज शामिल नहीं किए जो दुनिया भर बोलती है। दुनिया एक वर्ड यूज करती है, कार्बन एमिशंस। तो बेटा ये जो गाड़ियों के इंजन से फ्यूल जलता है, इंडस्ट्रीज में फ्यूल जलता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आती है, दुनिया भर में से कहा जाता है कार्बन एमिशंस। और कुछ टर्म्स होती हैं, कार्बन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज राइट नाउ आर कार्बन पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव मींस जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, उनके अंदर, उन कंट्रीज में इतनी ग्रीनरी नहीं है, इतने प्लांट्स नहीं है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके। तो यानी कि रिलीज कम हो रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ना, तो ये कार्बन पॉजिटिव कंट्रीज हैं। कार्बन न्यूट्रल वो कंट्रीज हैं बेटा थोड़ी बहुत, जो जितनी कार्बन इमिशन करती हैं उतनी कार्बन एब्जॉर्प्शन हो जाती है उनके प्लांट्स के जरिए। दुनिया भर में सिर्फ एक कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव मींस जितनी कार्बन इमिशन होती है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो एक वाहिद कंट्री है दुनिया में, भूटान, जो कार्बन नेगेटिव है। थोड़ी बहुत कंट्रीज कार्बन न्यूट्रल हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रही, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करते हैं उतनी उनके प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान और कार्बन पॉजिटिव, जो ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ग्रीनरी इतनी नहीं है, प्लांट्स इतने नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ बुरी नहीं है बेटा, उसके लेवल के बढ़ने की वजह से उसका नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, जिससे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गए, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर उससे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस मेल्ट होती है, उससे ज्यादा पानी रिवर्स में आता है, फिर फ्लड्स आते हैं एंड सो ऑन। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि दूसरी ऑक्साइड है कार्बन की, ये तो बेटा टॉक्सिक होती है, एंड इट कैन कॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लीडिंग टू डेथ। बेटा जो दम घुटने से हलाकतें होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सर्दियों में कभी इस तरह की न्यूज आती है कि भाई बलूचिस्तान में कमरे में कुछ मरीज मजदूर गैस हीटर जला के सोए और फिर इंतकाल हो गया उनका। या जो मरी में कुछ टाइम पहले हादसा हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो गाड़ियों में हीटर चला के बैठे हुए थे और मर गए थे। ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से मरे। क्योंकि बेटा जब गैस हीटर जो होता है ना, वो कमरे की ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे हीटिंग इफेक्ट आता है। ऐसे में करना ये चाहिए कि कोई ऐसा जरिया हो एयर के अंदर आने का, जिससे एयर अंदर आती रहे, ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रहे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहे। लेकिन अगर पूरा रूम पैक कर दे और गैस हीटर चला दे, तो कमरे की ऑक्सीजन कम होती जाएगी, और फिर जब कमरे की ऑक्सीजन कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनने लगेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब
बंदा सो रहा है, उसे पता भी नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे। बेटा जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बॉडी में 11% से बढ़ता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है और बंदा पूरा पैरालाइज हो जाता है। हालांकि उस वक्त उसे अंदाजा हो जाता है कि ही इज गोइंग टू डाई। बड़ी पेनफुल किस्म की डेथ होती है ये, बिकॉज जब ये पॉइजनिंग स्टार्ट होती है तो बंदा होश में आ जाता है, उसका दिमाग चलने लगता है, उसे पता होता है कि ही इज गोइंग टू डाई, बट वो कंप्लीटली पैरालाइज हो चुका होता है, ना वो बोल सकता है ना चल सकता है। तो बेबसी की इंतहा है कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर वॉचिंग हिमसेल्फ टू डाई। ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डिस्कस किए, आज हम यहीं पे रखेंगे इसको। अ, और जैसे कि आपको मैंने पहले भी अहमियत के हवाले से बताया कि बेटा याद रखिए कि इन्वायरमेंटल स्टडीज दुनिया में इस वक्त सबसे अहम है। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे ख्याल है हमारी मीटिंग में लेस देन अ मिनट है। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस तरह हम जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स पे शॉपिंग करने, तो वो हमसे शॉपर खरीदने का कहते हैं। तो वो बेसिकली वो जो शॉपर दे रहे हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड डिकम्पोज कर सकते हैं, वो जमा नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे तो पॉल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लोग रिलक्टेंट है, और हमारे लोग क्या, पूरी दुनिया में इस अवेयरनेस को फैलाने की बड़ी ज़रूरत है कि अब जो ये हम नॉर्मल प्लास्टिक के थैलियाँ वैलियाँ यूज़ करते हैं इन्हें ख़त्म करके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करें। थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।